Assalamu alaikum, dear students. I am Alina Naeem from Department of Zoology, Superior College, Wazirabad. And today I am here with you with the lecture number 5 of General and Molecular Genetics, which is model organisms used for genetic studies. So welcome to the lecture. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर मॉडल ऑर्गेनिजम्स, why they are being used in genetic research. Then some important examples of model organisms, general characteristics and importance. And then at the end we will discuss about model organism databases MODs. Okay, so let's start with what are model organisms. Model organisms. A model organism is a species that has been widely studied, usually because it is easy to maintain and bred in a laboratory setting and has particular experimental advantages. कोई भी ऐसी स्पीशी जिसे जो है बहुत ज़्यादा स्टडी किया जा चुका हो, ठीक है, उसके तकरीबन सारे के सारे जेनेटिक पैटर्न्स, उसका जेनेटिक सीक्वेंस स्टडी किया जा चुका हो और उसे लेबॉर्ट्री में ग्रो करवाना और लेबॉर्ट्री में जो है उसे ब्रेड करवाना जो है वो ईजी हो और बहुत सारे उसके एक्सपेरिमेंटल एडवांटेज हो, इस तरह के करेक्टर्स हों स्पीशी के जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल जो है वो टेक्निक्स उसमें यूज़ की जा सके, ठीक है, और उसके जो है वो जेनेटिक मटेरियल को भी स्टडी किया जा चुका हो. कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसे हम स्पेसिफिक ट्रेड की स्टडी के लिए, फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिजीज़ की स्टडी के लिए या डिफरेंट जो है फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, एनाटॉमी, डिफरेंट जो है वो बायोलॉजी की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनकी फर्दर स्टडीज़ के लिए मॉडल ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको जो है वो एज ए एक्सपेरिमेंटल मॉडल यूज़ किया जाता है और उनके ऊपर जो है पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट्स स्टडी किए जाते हैं और फर्दर फिर जो है वो उन्हें ह्यूमंस पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है. तो मोस्टली जो है वो सारे के सारे वो मॉडल ऑर्गेनिज्म जो है वो इस तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी जो है जेनेटिक सिमिलैरिटी होती है, जीनोम की, जीन सीक्वेंसेस की सिमिलैरिटी होती है ह्यूमंस के साथ, ठीक है, और उनकी बायोलॉजी और फिजियोलॉजी वगैरह भी कंप्लीट स्टडी की जा चुकी होती है. Next is important characteristics of model organisms. They are non-human species mostly that are being used in laboratory to help scientists understand the biological processes of life. Okay, they are usually organisms that are easy to maintain and bred in laboratory settings, and they may have particular robust embryos, ठीक है, फास्ट ग्रोइंग एम्ब्रियोज और जो है वो उनके होते हैं जिसकी वजह से जो है वो उन्हें इजीली जो है वो स्टडी किया जा सकता है और मैनिपुलेट किया जा सकता है. उन एम्ब्रियोज के अंदर जो है वो फर्दर चेंजेस करके उनकी जेनेटिक्स की स्टडी की जा सकती है और डेवलपमेंटल स्टेजेस की स्टडी की जा. Why are the model organisms useful in genetic research? ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे आपके हमारी जो जेनेटिक का कोर्स है, जैसे तो हम जेनेटिक का मेजर जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है वो मॉडल ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए जो है वो हेल्पफुल हैं जेनेटिक रिसर्च में और कौन से उनके ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो हम उन्हें एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज़ दे कैन बी ब्रेड इन अ लार्ज नंबर, कि लार्ज नंबर्स में जो है उन्हें ग्रो किया जा सकता है एट अ टाइम इन लेबॉर्ट्री इन कैप्टिविटी. उसके अलावा उनका शॉर्ट जनरेशन टाइम होता है जी. शॉर्ट जनरेशन टाइम क्या है? टाइम बिटवीन बीइंग बॉर्न एंड बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस, यानी कि आफ्टर बर्थ से लेकर सेक्सुअल मेच्योरिटी, यानी कि जब वो नेक्स्ट स्पीशी भी जो है जो फर्दर रिप्रोड्यूस कर सकती है, उस जो टाइम स्पैन है, टाइम गैप है, उसे हम कहते हैं जी शॉर्ट जनरेशन टाइम. तो शॉर्ट जनरेशन टाइम का बेनिफिट ये है कि सेवरल जनरेशंस जो हैं वो शॉर्ट टाइम में स्टडी की जा सकती हैं, ठीक है, फॉलो अप करके नेक्स्ट जनरेशन फर्दर नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है जी. म्यूटेंट्स अलाउ साइंटिस्ट टू स्टडी सर्टेन कैरेक्टर्स और डिजीजेस. म्यूटेंट्स जो है वो अल्टर्ड सीक्वेंसेस हैं, ठीक है जी. तो अल्टर्ड सीक्वेंसेस की हेल्प से ही डिफरेंट कैरेक्टर्स और डिजीजेस की जो है वो स्टडी की जाती है, ठीक है, और मॉडल ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जिनके अंदर जो है वो डिफरेंट साइट्स पर म्यूटेशंस कर डीएनए सीक्वेंसेस में फर्दर चेक किया जाता है जी कौन से कैरेक्टर्स में किस तरह चेंज आता है और कौन से डिजीजेस जो हैं वो किस तरह फर्दर इफेक्ट होती हैं और रिस्पॉन्ड करती हैं, ठीक है जी. और इसके अलावा मॉडल ऑर्गेनिजम्स जो हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. ऐसी नॉन ह्यूमन स्पीशीज हम मोस्टली यूज़ करते हैं जिनके कोई ना कोई जेनेटिक सीक्वेंसेस जो है वो ह्यूमंस से मैच करते हैं या फिर उनका जो है जीनोम साइज जो है वो मैच करता है ह्यूमंस से, ठीक है जी. Next, model organisms can be used to create highly detailed genetic maps.
मॉडल ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके जो है वो कंप्लीट उनके जेनेटिक मैप्स बनाए जा सकते हैं। जब उनके सारे के सारे जीन्स जो है वो 1 बाय 1 स्टडी किए जाते हैं तो उससे हमारे पास उनकी कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, तो मैप्स जो है वो हम ऑलरेडी भी स्टडी कर चुके हैं कि मैपिंग कैसे की जाती है, जीन मैपिंग के कौन सा जीन जो है वो उस क्रोमोसोम के ऊपर किसके बाद प्रेजेंट है, एक एक जीन का एक एक लोकस जो है वो डिटेल्ड स्टडी करके तो है वो उसे मैप्स, जैसे डिफरेंट मैप्स यूज़ किए जाते हैं, इसी तरह जीनोम मैप्स में हम जीन की मैपिंग करते हैं कि कौन सा जीन किधर प्रेजेंट है क्रोमोसोम में या डीएनए में कौन से रीजन पे। ठीक है, तो जेनेटिक मैप्स में विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है जी लोकस की, डिफरेंट जीन लोकस कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कौन से ट्रेट का जीन किस जगह पे लोकेटेड है, उसके आगे और पीछे कौन से जीन्स लोकेटेड हैं, कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है मॉडल ऑर्गेनिजम्स की। For example, areas of DNA that differ between individuals in the same species, SNPs या SNPs और genes। ठीक है, For example, इससे हमें most importantly information किस बात की मिलती है। ठीक है, कि humans के अंदर ऐसे जो है वो sequences SNPs जो कि हमारे पास है जी न्यूक्लियोटाइड पोलीमॉर्फिज्म सीक्वेंसेस होते हैं। ये ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो हमारे पास वेरिएशंस आती हैं ना न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के अंदर, वो इन रीजन्स के ऊपर मैक्सिमम होती हैं। ठीक है, जो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफर करता है तो वो जो डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं दो इंडिविजुअल्स के जेनेटिक सीक्वेंसेस में या डीएनए सीक्वेंसेस में, वो एसएनपीज या स्निप्स जीन्स वाली साइड्स पे जो है वो मैक्सिमम जो है वेरिएशन होती है हमारे पास। ठीक है, तो उसके डिफरेंसेस वगैरह जो है वो हम स्टडी कर सकते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल के कौन से जो है वो सीक्वेंसेस डिफर कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ है जी, हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ हैं। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स की स्टडीज जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स है जी, डीएनए के कंप्लीट स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन, डीएनए जो एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है, डीएनए की फर्दर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, डैमेज रिपेयर, जो भी उसके कंप्लीट प्रोसेसेस हैं उन सब को स्टडी करने के लिए हमें किसी ना किसी मॉडल ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी, कि वो किस तरह जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है, किस तरह जो है उसके सारे के सारे फर्दर एप्लीकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेसेस हो रहे हैं, डीएनए से मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड्स कैसे बन रहे हैं और स्पीशी टू स्पीशी जो है वो इसका मैकेनिज्म कैसे वेरी करता है। उसके अलावा आरएनए का भी सेम स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन, जेनेटिक मटेरियल और टाइप्स, डिफरेंट आरएनए की टाइप्स, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, उसकी रेगुलेशंस कि किस तरह जो है वो उनकी प्रोडक्शन होती है, कहाँ कहाँ से जो है कौन सा आरएनए बनता है, ट्रांसलेशन के एमआरएनए के स्ट्रैंड्स फर्दर प्रोटीन्स में कैसे चेंज होते हैं, जो कोडिंग है हमारे पास। ठीक है, अमाइनो एसिड्स में जो है वो आरएनए के सीक्वेंसेस कोड हो जाते हैं। ठीक है, और वो अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। ये सारे के सारे प्रोसेसेस स्टडी करने के लिए हमें मॉडल ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है। ठीक है जी, इसी तरह प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर, उनकी केमिकल कंपोजिशन, उनकी फर्दर टाइप्स, रेगुलेशंस और किस तरह जो है वो प्रोटीन्स फर्दर हमारे पास डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस जो है वो बनाते हैं, जिसे हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये सब कुछ कैसे रेगुलेट होता है डिफरेंट स्पीशीज़ में और किस तरह जो है स्पीशी टू स्पीशी डिफर करता है, ये सब कुछ जो है वो स्टडी करने के लिए मॉडल ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं। जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स, हम जो है उन्हें स्टडी कैसे करेंगे, उनके मैकेनिज्म्स जो हैं स्टडी करने के लिए उनकी बायोलॉजी हमें मॉडल्स की ज़रूरत है। और सारे की सारी बायोलॉजी की ब्रांचेस, साइंस की सारी ब्रांचेस, इवन दो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दे आल्सो यूज़ मॉडल सिस्टम्स। ठीक है, तो बायोलॉजी की भी डिफरेंट ब्रांचेस में डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, डिफरेंट जो है वो रेप्टाइल भी हो सकता है हमारे पास, मैमल भी हो सकता है। ठीक है जी, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। फर्दर हम देखेंगे हमारे पास किस किस तरह के जो है वो कौन कौन से मॉडल ऑर्गेनिज्म। अब हम देखते हैं जी एग्जांपल्स, मेन जो मॉडल ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक स्टडीज में यूज हो रहे हैं, हम उनकी देखेंगे एग्जांपल्स। सो हियर वी हैव 12 एग्जांपल्स। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास है जी वायरस, बैक्टीरियोफेज जो है वो हमारे पास टी फॉर बैक्टीरियोफेजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट इज अ बैक्टीरियम एसिडिशिया कोलाई, ई कोलाई जो है वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है और ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट इज जिया मेज, कॉर्न, ये जो है प्लांट है मेज फैमिली का। ठीक है जी,
और ये हमारे पास जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट इज अ फिश स्पीशी डेनियो रेडियो ज़ेब्रा फिश। नेक्स्ट इज मस मस्कुलस अ माउस house mouse. Next is Xenopus tropicalis, a western clawed frog. Frogs are amphibians, so एक हमारे पास amphibian का मॉडल भी हो गया। Next is Arabidopsis thaliana, it's a plant, another plant model for genetic studies. Next is Caenorhabditis elegans, इट इज़ अ नीमाटोड वर्म। ठीक है जी, डाइवर्सिटी 1 में आप लोग स्टडी कर चुके हैं नीमाटोड राउंड वर्म्स। तो हमारे पास जो है वो नीमाटोड वर्म भी जो है वो एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास फंजाई की 2 स्पीशीज़ हैं, जिनमें से एक है जी न्यूरोस्पोरा क्रेसा ब्रेड मोल्ड, और दूसरी है जी स्कैरोमाइसिस सर्विसियाई। ठीक है जी, बडिंग यीस्ट या जिसे हम बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं, जो कि बेकरी आइटम्स में मोस्टली जो है वो ब्रेड मेकिंग में यूज़ होती है। ठीक है जी, ये 2 जो हैं ये हमारे पास यीस्ट की इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं जो कि यूज़ होती हैं एज अ जेनेटिक मॉडल। और इसके अलावा ड्रोसोफिला मेलानोजस्टर बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल, जैसे मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था, थॉमस मॉर्गन ने इस पे काम किया था, इसकी कंप्लीट क्रोमोसोम मैपिंग पे। तो हम देखेंगे इसके कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इससे जो है वो सूटेबल बनाते हैं एज अ मॉडल ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा जी द फेमस जो जेनेटिक की बेसिस जिस पे रिलाय करती हैं, जिसकी स्टडीज़ पे पाइसम सैटिवम पी प्लांट, जिस पे ग्रिगोर मेंडल ने जो है वो काम किया था, और पाइसम सैटिवम के ट्रेड्स पे स्टडी करके जो है वो उसने डिफरेंट क्रॉसेज और मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड एक्सेट्रा डिफरेंट क्रॉसेज स्टडी किए थे। जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो उसने पी प्लांट को ग्रो करवाया था, और उसके ट्रेड्स जो हैं वो डिफरेंट, और एलील्स किस तरह जो है वो सेग्रीगेट और सॉर्ट होते हैं स्टडी किया था। ठीक है जी, तो अब फर्दर हम देखेंगे इनमें से जो है वो इन मॉडल ऑर्गेनिजम्स की डिटेल्स कि किस तरह जो है वो इनके कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इन्हें जो है वो इम्पोर्टेंट जेनेटिक मॉडल बनाते हैं, और इनके क्या क्या हमारे पास जो है वो बेनिफिट्स हैं। सो लेट्स सी। First genetic model which we are going to study is a bacteriophage which is a virus। ठीक है जी, तो बैक्टीरियोफेज जो है वो हमारे पास ऐसे वायरसेस हैं जो कि बैक्टीरिया को जो है बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, पैरासाइटाइज करते हैं, बैक्टीरिया में एंटर हो जाते हैं, और वहीं उसके अंदर जो है वो फर्दर रिप्रोड्यूस करते हैं और अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। ठीक है जी, और लिटिक और लाइजोजेनिक साइकिल्स होते हैं जिसके 2 डिफरेंट, और फिर ये बस्ट करके जो है वो अपने सेल का नंबर इंक्रीज करके जो है वो स्प्रेड कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास कैप्सिड हेड है जो कि इनक्लोज करता है न्यूक्लिक एसिड को, जो कि डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी। ठीक है जी, उसके अलावा कॉलर है जी, उसके अलावा शीथ है, और ये अटैच है बेस प्लेट से, और स्पाइक्स हैं, और टेल फाइबर्स की हेल्प से जो है ये रिकॉग्नाइज करता है सेल को, और फिर फर्दर सेल रिकॉग्निशन और मेम्ब्रेन पेनिट्रेशन से जो है ये एंटर हो जाता है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरियोफेज के ऐसे कौन से करेक्टर हैं जो कि उससे हमारे पास जो है वो मॉडल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम T4 बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। और फर्स्ट ऑफ ऑल द करेक्टर देयर मेन इंपॉर्टेंट करेक्टर इज दे आर इजी टू मेंटेन एंड ब्रीड इन द लेबोरेटरी, एंड देन जो है वो अभी तक जो है वो इससे बैक्टीरियोफेज को मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा चुका है। ठीक है, इसकी रैपिड एब्जॉर्प्शन और पेनिट्रेशन की वजह से कि ये बहुत जल्दी जो है वो मेम्ब्रेन को रिकॉग्नाइज करने के बाद जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है, और डीएनए रेप्लिकेट भी जल्दी करता है इसका। फर्दर जनरेशन जो है वो जल्दी आ जाती हैं हमारे पास। ठीक है जी, न्यू जो है वो ऑर्गेनिज्म या न्यू जो इसकी जनरेशन है वो जल्दी आ जाती है। एंजाइम सिंथेसिस भी होती है जो है वो फास्ट है इसके अंदर, और कंप्लीट जीनोमिक सीक्वेंस भी स्टडी हो चुका है। और T4 बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो हमारे पास जेनेटिक्स जो है जनरल और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, उसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज़ हो चुके हैं। डिफरेंट जो जीन्स हैं उनकी केमिकल नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है जी, और कौन से जीन्स जो है वो कौन सी प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं ये चेक करने के लिए, और जेनेटिक कोड की जो है वो डी कोडिंग किस तरह होती है जी, किस तरह फर्दर जो है वो प्रोटीन्स की फॉर्म में वो जाता है, कौन कौन से अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स को कोड करता है, ये सब कुछ जो है। और डीएनए, इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन का भी जो मैकेनिज्म है वो स्टडी किया जा चुका है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज मॉडल्स। नेक्स्ट जो है वो ये जो इसे जो है वो एज अ थेरापेटिक एजेंट भी यूज़ किया जा चुका है। ठीक है जी, और क्योंकि ये जो है वो हाईली स्पेसिफिक है, टारगेट रिस्पॉन्स है इसका,
कि जिस बैक्टीरिया को टारगेट करना चाहते हैं हम जो है वो उसे इजीली जो है वो स्पेसिफिकली टारगेट करके अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। और ह्यूमंस के लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है, ठीक है जी। उसके अलावा नेचुरल एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पे ये काम करता है, नेचुरल एंटी माइक्रोबियल एजेंट अगेंस्ट एशेरिशिया कोलाई। और एशेरिशिया कोलाई जो है उसके जितने भी इन्फेक्शंस हैं एनिमल्स और ह्यूमंस में, तो उन्हें जो है वो प्रिवेंट करने के लिए एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी यूज़ होता है। नेक्स्ट इज एशेरिशिया कोलाई और T4 बैक्टीरियोफेजेस की इंटर रिलेटेड रिसर्चेज भी जो है वो बहुत सारी हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम एशेरिशिया कोलाई का मॉडल जो है वो सेपरेट स्टडी करेंगे। एशेरिशिया कोलाई ई कोलाई इज़ अ बैक्टीरिया, ठीक है। तो इन दोनों में जो है वो ये दोनों ही एज अ मॉडल यूज़ किए जाते हैं जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है जी। और इसके अलावा एंडोलाइसिन और लाइसिन्स जो है वो एंजाइम्स हैं बैक्टीरियोफेजिस के, जो कि इसके लाइसिस में यूज़ होते हैं, वो भी जो है वो एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट काम करते हैं। और उसके अलावा बैक्टीरियोफेजिस को जो है वो वैक्सीन डिलीवरी के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ पैथोजेंस जो है डिजीज़ काजिंग एजेंट, उनकी जो है वो डिटेक्शन में भी बैक्टीरियोफेजिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो अब नेक्स्ट हम मॉडल देखते हैं जी, एशेरिशिया कोलाई विच इज़ अ बैक्टीरियम। तो ये हमारे पास एशेरिशिया कोलाई है, ये बैक्टीरिया आप देख सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल है, सेल शेप है, किस तरह उसके फ्लैजिला जो है वो हमारे पास शो हो रहे हैं, ठीक है जी। और इस तरह जो है ये जो डायग्राम है, प्लेट है, ये एगर प्लेट है। माइक्रोबायोलॉजी में जो है वो आप स्टडी कर चुके होंगे कि एगर प्लेट की सिंथेसिस कैसे की जाती है, कैसे बनाई जाती है, और किस तरह बैक्टीरिया जो है वो इसके ऊपर इनोक्यूलेट किए जाते हैं सैंपल बैक्टीरिया का, और फिर फर्दर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। ये देखें जी, ई कोलाई लेबल किया गया है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है हमारे पास जो इस प्लेट पे ग्रो किया गया है, जो कि लेबोरेटरी में इजीली ग्रो कराया जा सकता है। सो देखते हैं एशेरिशिया कोलाई के ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि उससे बेस्ट जेनेटिक मॉडल बनाते हैं। एशेरिशिया कोलाई जो है वो हमारे पास बैक्टीरिया है जो कि हमारे पास ह्यूमन बींग्स में भी प्रेजेंट है और नॉर्मल फ्लोरा ऑफ गट में प्रेजेंट है, यानी कि नॉर्मली जो है ये गट में प्रेजेंट है और बेनिफिशियल बैक्टीरिया के तौर पे काम करता है। ये जो है मोस्ट फाइनली अंडरस्टूड और एक्सटेंसिवली स्टडी मॉडल है, बहुत ज़्यादा जो है वो इसे स्टडी किया जा चुका है इस जेनेटिक मॉडल को, और ये जो है फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे प्लानट का। की मॉडल ऑर्गेनिज्म है क्योंकि और इसकी बहुत सारी जो रिसर्चेस हैं वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पे हैं और उसके अलावा डिफरेंट क्लासिकल जेनेटिक्स पे और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। और जी इसके अलावा इसकी कैरेक्टर्स कौन से हैं जो इसको बेस्ट जेनेटिक मॉडल बनाते हैं, वो यही कि इसकी जो मेंटेनेंस और ब्रीडिंग जो है वो इसे ग्रो कराना आसान है लेबॉर्ट्री में, और इसके अलावा इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एडवांटेजेस हैं जो कि हम स्टडी करते हैं। एक्सपेरिमेंटल एडवांटेजेस की बात करें तो एशेरिशिया कोलाई जो है हमारे पास उसकी सिंपल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है जी। सिंपल एलबी मीडिया ग्रोथ मीडिया जो है वो उस पर ग्रो कर जाते हैं। रैपिड ग्रोथ रेट है कि ईच 30 मिनट्स के बाद जो है वो आपके पास नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है। उसके अलावा 37 डिग्री सेंटीग्रेड इनका जो है वो इंक्यूबेशन टेम्परेचर है जी, इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर। और जनरेशन टाइम फास्ट है, क्विक एनवायरमेंटल एडाप्टेशन है। और इसके अलावा किस किस जो है वो किन किन जो है वो मेजर ब्रांचेस और किन किन मेजर जो है वो पोर्शंस जो को स्टडी किया जा चुका है विद द हेल्प ऑफ ई कोलाई, रेप्लिकेशन, जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारे के सारे जो है वो प्रोसेसेस हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के, जिसे जो है वो हमने ई कोलाई की हेल्प से स्टडी किया जा चुका है। ई कोलाई के जीनोम की बात करें तो रिलेटिवली स्मॉल जीनोम है इसका जी, 4.5 to 5.5 मिलियन बेस पेयर्स कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स which have nearly 3 billion base pairs in their genome, ठीक है जी। तो स्मॉल जो है वो जीनोम है, उसके अलावा जो है वो हमारे पास इसके म्यूटेंट्स जो है वो इजीली इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं और स्क्रीनिंग टेक्निक्स जो हैं वो आसान हैं, जिससे जो है हम बैक टू बैक जो है वो जनरेशन टाइम में चलकर मॉलिक्यूलर जेनेटिक लेवल तक जो है वो स्टडी कर सकते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस को। और करंटली जो मेजर एरियाज़ पे ई कोलाई के मेजर एरियाज़ पे काम हो रहा है वो है जी ई कोलाई एज अ वेक्टर और एज अ ट्रांसपोर्ट एजेंट एक्ट करता है, और जो भी हमारे डिज़ायर्ड जो सीक्वेंसेस हैं, डिज़ायर्ड
जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है जी, उसे डिज़ायर्ड प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट की जो है वो सिंथेसिस के लिए डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट करके इसके अंदर तो एज अ वेक्टर इसे यूज़ किया जाता है, होस्ट में इंसर्ट कर दिया जाता है और फर्दर ये उस होस्ट में जाके जब रेप्लिकेट करता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन तो हमारी जो है प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट भी जो है वो हमारी एक्सप्रेस हो जाती है। और जो ई कलाई है इसे जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट टूल बॉक्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो है कंप्लीट टूल प्रोवाइड करता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन का और जेनेटिक स्टडीज़ का मॉलिक्यूलर लेवल पर, ठीक है जी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मस मस्कुलस हाउस माउस। मस मस्कुलस या हाउस माउस, ठीक है जी। हाउस माउस जो है वो ह्यूमंस के साथ बहुत सारे जो है वो जेनेटिक फीचर्स, बहुत सारे जो है वो जीनोम सीक्वेंसेस जो है वो शेयर करता है, सिमिलैरिटीज़ हैं इसकी, ठीक है। माउस की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और मेटाबॉलिज्म जो है वो डिटेल स्टडी करने के बाद ये जो है वो सिमिलैरिटीज़ जो है हमारे पास जो है हमने स्टडी की कि बहुत सारी ह्यूमंस के साथ इसकी सिमिलैरिटीज़ हैं, इवन फंक्शनल सिमिलैरिटीज़ भी हैं जी। पास्ट सेंचुरी में जो है वो माउस को जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है एज अ मॉडल और एज अ मेमेलियन मॉडल हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि माउस जो है वो हमारे पास मैमल है, ऑर्डर रोडेंशिया से बिलोंग करता है जी, रोडेंट्स से, ठीक है जी। इसे बहुत ज़्यादा जेनेटिक रिसर्च में यूज़ किया जा रहा है ओवर पास्ट सेंचुरी। और माउस को जो है वो एज अ मॉडल सेलेक्ट किया गया था जब, तो तब जो है वो क्या किया गया था कि फर्दर जो है वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग यानी कि डिज़ायर्ड करेक्टर्स जो है वो इसमें ब्रीड कराए जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग्स में डिज़ायर्ड करेक्टर्स ब्रीड करवा के जो है वो इसे स्टडी किया गया था सबसे पहले इन द अर्ली डेज ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। अब जो है वो माउस को साइंटिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ह्यूमन डिजीज़ की स्टडी के लिए, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं, जो ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो हमारे पास जो है वो पास ऑन होते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इनहेरिटेड डिजीज़ होती हैं, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, उनकी स्टडी कि वो किस तरह जो है वो ड्यूरिंग डेवलपमेंट या किस तरह जो है वो जेनेटिक में इनहेरिट होते हैं, किस तरह जेनेटिक पाथवेज में, और उनके लिए जो न्यू ड्रग्स या न्यू थेरेपीज़ आती हैं उसे भी जो है सबसे पहले माउस पे स्टडी किया जाता है, सबसे पहले अप्लाई किया जाता है, चेक किया जाता है। और अगर हम बात करें रिसर्च की तो बहुत सारी जो है वो माउस के जेनेटिक मॉडल के तौर पे यूज़ होने के बाद बहुत सारी जो है वो हमारे पास स्पीड अप हो चुकी है रिसर्च, और स्पेशली द रिसर्च फॉर द न्यू ड्रग्स। जो न्यू ड्रग्स आते हैं स्पेशली ह्यूमंस के लिए, उन्हें जो है वो टेस्ट किया जाता है माउस। जीनोम सीक्वेंस जो है वो दिसंबर 2002 में जो है वो पब्लिश हुआ था माउस का, और 3500 मिलियन बेस पेयर्स हैं इसके जीनोम में, और इसके अलावा 2300 प्रोटीन कोडिंग जीन्स। और जी माउस की अगर हम बात करें कि इसके कौन से ऐसे करेक्टर्स हैं जो इसे जो है वो कन्वीनियंट टू यूज़ बनाते हैं, तो ये स्मॉल है, इजी टू हैंडल है। इसके अलावा इसकी सिमिलैरिटी है ह्यूमंस के साथ फिजियोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, जेनेटिक्स की सिमिलैरिटी है। और इसके अलावा जो है जी ह्यूमन डिजीज़ के लिए इसको स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है स्टडी करने के लिए सिमिलैरिटी की वजह से। उसके अलावा ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, चीप हैं, इजी टू लुक आफ्टर हैं, इजी टू हैंडल हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं जी क्विकली। एडल्ट माइस की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो शॉर्ट जनरेशन टाइम है, जनरेशन गैप भी शॉर्ट है, ठीक है जी। तो 10 वीक्स का जो है वो इनका जनरेशन टाइम है, और 10 वीक्स के बाद जो है वो नेक्स्ट जनरेशन स्टडी की जा सकती है। इस तरह जो है वो फॉलो अप करके जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्टडी किया जाता है मस मस्कुलस को। शॉर्ट लाइफ स्पैन है 1 माउस ईयर इक्वल्स टू 30 ह्यूमन ईयर्स, तो इसलिए इससे जो है वो 1 साल के अंदर ही जो है वो शॉर्ट लाइफ स्पैन है। तो एजिंग का इफेक्ट जो है वो किस तरह जो है वो एजिंग सेल्स जो है वो एज करते हैं या एजिंग किस तरह होती है, उसका पूरा प्रोसेस जो है वो स्टडी किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ माउस किया जा रहा है, ठीक है जी। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स डिजीज़ की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी जो है स्टडी करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। उसके अलावा फर्दर कॉम्प्लेक्स डिजीज़ लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस जो कि प्लाक्स बन जाते हैं आर्टरीज में, इसके अलावा हाइपरटेंशन, और कौन से जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं इन डिजीज़ के लिए, वो सारे के सारे जो है वो माइस और ह्यूमंस में कुछ शेयर भी हो रहे होते हैं, वो सारे स्टडी करने के लिए मस मस्कुलस यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। उसके अलावा जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स के कितने जो है वो किस डिज़ीज़ का कितना रिस्क है फर्दर पॉपुलेशन में, फर्दर जनरेशन में जाने का, ये सारे फैक्टर्स भी स्टडी किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस।
नेक्स्ट इज इट इज़ ईजी टू मैनिपुलेट। इसका जो जीनोम है वो इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसमें जो है वो जीन्स ऐड और रिमूव किए जा सकते हैं, ठीक है। तो होल बॉडी फंक्शंस, होल बॉडी जो जीन्स हैं किस तरह जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, किस जीन का क्या रोल है, स्टडी करने के लिए इजीली जो है वो हम इसके जीनोम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा जी ये पावरफुल टूल है म्यूटेटेड जीन डिजीज़ के लिए हम बात करते आए हैं अभी तक के इसे यूज़ किया जाता है। तो कैसे यूज़ किया जाता है जी, म्यूटेटेड जीन जो है जीन के अल्टर्ड जो सीक्वेंसेस हैं उन्हें यूज़ करके जो है वो फर्दर पैटर्न स्टडी किया जाता है डिजीज़ का। और उसके अलावा जी बात करें तो अगर कंपेयर करें इसे बाकी मॉडल्स के साथ तो ये फार बेटर है एज़ कम्पेयर टू फ्लाइज और वर्म्स। फ्लाइज और वर्म्स जो है वो फर्दर हमने अभी स्टडी करेंगे। फ्लाइज में हाउस फ्लाई मॉडल और वर्म्स में सीनोरेब्डाइटस एलिगेंस जो है हमारे पास नीमाटोड वर्म, ठीक है, वो भी हम स्टडी करेंगे। उससे कंपेयर करके कहा जा रहा है कि कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो हैं स्टडी जो ह्यूमंस के कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं तो वो उन वर्म्स और फ्लाइज में जो है वो ईजिली स्टडी नहीं किए जा सकते। माइस में स्टडी किए जा सकते हैं। इम्यून जो है वो सिस्टम, एंडोक्राइन जो हार्मोन जो हमारा सिस्टम है हार्मोनल ग्लैंड्स का, उसके अलावा नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, जो सारे के सारे कम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, ठीक है जी, कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो सब के सब स्टडी किए जा सकते हैं माइस में जो कि ह्यूमंस के हैं। और इसके अलावा जो है वो माइस को यूज़ किया जाता है कैंसर और डायबिटीज़ की स्टडी में, उसके अलावा एड्स की स्टडी में भी इसे यूज़ किया जाता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर की स्टडी में, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल जो है हमारे पास वो फ्लाई का है, ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर, जो हमारे पास फ्रूट फ्लाई है। थॉमस मॉर्गन ने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया है और ये हमारे पास इंसेक्ट मॉडल है जी। ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर फ्रूट फ्लाई एक्सटेंसिवली यूज मॉडल है। फ्रूट फ्लाइज की अगर हम बात करें तो उनके साइज़ की 3 मिलीमीटर उनकी लेंथ होती है और ड्रोसोफिला के लार्वी जो है हमारे पास वर्म लाइक होते हैं, स्मॉल वर्म लाइक, वाइट और ग्लॉजी जो है उनकी अपेयरेंस होती है और विद इन 5 to 6 days दे इंक्रीज अराउंड 1000 फोल्ड वेट, ठीक है जी। तो 1000 गुना जो है वो इनका वजन बढ़ जाता है 5 से 6 दिन में। और एडल्ट्स की अगर हम बात करें वाइल्ड में, यानी कि जो एडल्ट फ्लाइज प्रेजेंट हैं उनका कलर जो है वो टैन है, टैन कलर्ड हैं विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन द बैक ऑफ एब्डोमेन एंड विविड रेड आइज, ठीक है जी। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारी जो है विजिबल जेनेटिक म्यूटेशंस जो हैं वो स्टडी की जा चुकी हैं जो है ड्रोसोफिला के अंदर, फ्रूट फ्लाई में, जिसमें जो है बहुत सारी आई कलर्स की जो है वो जेनेटिक्स जो है वो स्टडी की जा चुकी है डिटेल में। फीमेल्स जो हैं वो 1 मंथ तक जो है सर्वाइव करती हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन इनका लाइफ स्पेन जो है वो अप टू 2 मंथ जो है वो इंक्रीज़ किया जा सकता है अगर हम टेम्परेचर लो कर दें तो। एक फीमेल जो है वो पर डे 30 to 50 एग्स ले करती है थ्रू आउट हर लाइफ टाइम, ठीक है। पर डे हर रोज़ जो है वो 30 से 50 एग्स जो है वो ले करती है और लोअर टेम्परेचर्स पे जो है अगर हम इसे लोअर टेम्परेचर्स पे रखें तो लाइफ स्पैन इसका इंक्रीज़ कर जाता है, लेकिन जो एग प्रोडक्शन है पर डे वो रिड्यूस कर जाती है, ठीक है जी। उसके बाद ड्रोसोफिला की अगर हम बात करें तो सिंपल है जी, ये सिंपल जो है रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, फीड कर लेती है फर्मेंटिंग फ्रूट्स के ऊपर या ड्रेन्स और रबिश बिन्स में जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा वेस्टेड शुगर जो है अवेलेबल है उसके ऊपर जो है फ्रूट फ्लाई इजीली फीड कर जाती है और ग्रो कर जाती है। और आइडियल मॉडल है जेनेटिक्स और डेवलपमेंट स्टडी करने के लिए इसे आइडियली यूज़ किया जाता है। और कंप्लीट जीन सीक्वेंस, कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस जो है ड्रोसोफिला का 2000 में जो है वो स्टडी किया गया और इसके बेस पेयर्स और प्रोटीन कोडिंग जीन्स का नंबर अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ह्यूमंस के साथ, फ्रूट फ्लाई जो है वो एक छोटा सा इंसेक्ट है और कम्प्लेक्स ह्यूमंस के साथ इसका जो है वो क्या रिलेशन है जो इसे एज अ मॉडल यूज़ किया जा सकता है ह्यूमन जेनेटिक स्टडीज़ के लिए। तो इसके कुछ ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो कि ह्यूमंस के कुछ ऐसे जीन्स न्यूली डिस्कवर हुए हैं इंक्लूडिंग डिजीज़ जीन्स, ठीक है, जो स्पेसिफिकली डिजीज़ को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, डिजीज़ कॉजिंग जो है वो जीन्स डिस्कवर हो रहे हैं वो मैच करते हैं फ्रूट फ्लाई के जीन्स के साथ, ठीक है जी।
70% of the genes that cause diseases in humans are also found in fruit fly, ठीक है। तो उन diseases को जो है वो स्टडी करने के लिए, उनके insights चेक करने के लिए, उनके underlying mechanisms, और अगर कोई न्यू ड्रग्स हमारे पास आते हैं उन diseases के लिए, तो उन्हें टेस्ट करने के लिए भी हम ड्रोसोफिला को एज अ मॉडल यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। शॉर्ट और सिंपलर रिप्रोडक्शन साइकिल है इसका, 8 से 14 दिनों का जो है इसका साइकिल है, लेकिन जो है वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से वेरी कर सकता है, ठीक है जी। सेवरल जनरेशंस ऑब्जर्व की जा सकती हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, और लेंथ हमने इसकी ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि 3 मिलीमीटर इसकी लेंथ है, लेकिन फिर भी जो है वो दे आर नॉट सो स्मॉल दैट दे कैन बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप। ओके, यू कैन सी देम, यू कैन ऑब्जर्व देम विदाउट अ माइक्रोस्कोप विद नेकेड आई। और इसके अलावा जो है इनका छोटा साइज जो है उसकी वजह से मिलियंस ऑफ दैम जो है कैन बी केप्ट इन द लेबोरेटरी एट अ सेम टाइम। इनएक्सपेंसिव है, इजी टू जो है वो मेंटेन इन द लेबॉर्ट्री, और सिंपल डाइट ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ड्रेन्स और बिन्स में भी जो फर्मेंटेड यीस्ट या फर्मेंटेड फूड प्रेजेंट है, शुगर फर्मेंटेड प्रेजेंट है, उसके ऊपर ये फीड कर जाती हैं फर्मेंटेड कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन एक्सट्रैक्ट्स के ऊपर, ठीक है जी। और केयर सिर्फ इनके लिए हमें इतनी ही चाहिए कि इनका फूड जो है वो रेगुलरली चेंज करना पड़ता है, इन्हें जो है वो रेगुलर फूड प्रोवाइड करना पड़ता है, और उसके अलावा टेम्परेचर इनका हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 to 14 डेज, और फिर 18 डिग्री सेंटीग्रेड 5 to 6 वीक्स के लिए एडजस्ट करना होता है, ठीक है जी। प्रॉपर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जो है सर्वाइव करती हैं। पोलिटीन क्रोमोसोम्स इनके अंदर प्रेजेंट है। पोलिटीन जो है वो लार्ज बैंड क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है जी, जो कि सिलेवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं ड्रोसोफिला के, ठीक है जी। उनके अंदर बारकोड लाइक पैटर्न्स हैं लाइट और डार्क स्ट्रैंड्स के, ठीक है। और पोलिटीन क्रोमोसोम्स जो हैं वो थाउजेंड्स ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, और ये जो है एक इसका सेपरेट कैरेक्टर है पोलिटीन क्रोमोसोम। अर्ली स्टडीज़ में जो है वो क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स और डिलीशंस जो है ड्रोसोफिला में किस तरह होते हैं, किस तरह जो है वो क्रोमोसोमल सेगमेंट्स जो हैं वो रीअरेंज होते हैं, डिलीट या ऐड हो सकते हैं। क्रोमोसोम अंडर द माइक्रोस्कोप जो है वो स्टडी किया जा चुका है। और इसके अलावा जो है ये रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड टू म्यूटेट, यानी कि इसे डिसरप्ट या अल्टर करना इसके जीन सीक्वेंसेस को ईजी है, ईजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। और इसके अलावा जी ट्रांसजेनिक एनिमल्स, अगर इसे ईजिली म्यूटेट किया जा सकता है तो हमारे पास जो है ये इंसाइट प्रोवाइड करती है कि किस तरह जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्रिएट किए जा सकते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन्स लेने के लिए, ठीक है जी। ट्रांसजेनिक एनिमल्स इस तरह के एनिमल्स को हम कहते हैं जिनका जो है जिनके अंदर जो है फॉरेन जीन इनकॉर्पोरेटेड होता है, ठीक है। किसी भी तरह का फॉरेन जीन जो है उनके जीनोम में ऐड हो चुका होता है, इनकॉर्पोरेट हो चुका होता है। स्पेसिफिक डिजायर्ड प्रोटीन्स लेने के लिए या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स लेने के लिए जो है वो फॉरेन जीन इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। और इतना ज़्यादा जो इसकी जेनेटिक्स पे काम हो चुका है फ्रूट फ्लाई की, इससे जो है हमें यही पता चलता है कि फ्रूट फ्लाई की बायोलॉजी जो है वो हमारे पास वेल नोन है, और जिसकी वजह से जो है वो अब इसको एज अ मॉडल जो है वो एक्सटेंसिवली स्टडी किया जा चुका है, और ये एज अ बेस्ट मॉडल जो है वो काम करती है स्पेशली जो है वो जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। नेक्स्ट इज पाइसम सेटिवम और पी प्लांट। पाइसम सेटिवम और पी प्लांट जो है उस पर सबसे ज़्यादा काम किया जॉर्ज मेंडल ने, जब उसने अपने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए 1865 में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यही पी प्लांट जो है इसने फाउंडेशन रखी मॉडर्न प्लांट जेनेटिक्स की, ठीक है जी। जितने भी जो है वो मॉडर्न जेनेटिक्स की स्टडीज़ हैं वो सब की सब बेस करती हैं उन्हीं स्टडीज़ पे जो कि जॉर्ज मेंडल ने की। और मेंडल ने जो है वो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टडीज़ में जो है पी प्लांट को यूज़ किया। हाइब्रिडाइजेशन जो है उसका मतलब है कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए उसने, जो ट्रेड्स में डिफ़र करते थे प्लांट्स उन्हें जो है वो यूज़ किया, और उन्हें उनसे फर्दर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए, और वो ऑफस्प्रिंग्स जो थे वो उन कैरेक्टर्स के लिए हाइब्रिड हुआ करते थे जो कि डिफ़र करते थे पेरेंट्स में। फॉर एग्जांपल हाइट ट्रेड हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, टॉलनेस और ड्वार्फिज्म। टाल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट से फ्यूज़ करवाने के बाद हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस होता था जी, जिसमें जो है वो टॉल एलील्स भी होते थे और ड्वार्फ एलील्स भी, ठीक है। इस तरह डिफरेंट ट्रेड्स की जो है वो हाइब्रिड्स बनाए उसने, सीड शेप, सीड कलर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और प्लांट की मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी को भी स्टडी करने के लिए जो है वो पी प्लांट को एज ए एक्सपेरिमेंटल मॉडल यूज़ किया जा चुका है।
उसके अलावा पी प्लांट के कैरेक्टर्स कौन से हैं जिसकी वजह से इसे कन्वीनियंटली यूज़ किया जाता है। सबसे पहली बात कि ये स्मॉल हर्बेशियस प्लांट है। उसके अलावा जी ये इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट है, मैनी जनरेशंस कैन बी फॉलो अप इन शॉर्टर टाइम पीरियड। उसके अलावा मेंडल ने जी जो इसके कंट्रास्टिंग ट्रेड्स यूज़ किए थे वो पी प्लांट के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स थे, स्पेसिफिक ट्रेड्स थे कि डिफरेंट जो है वो इसके हर जो करेक्टर है उसके कंट्रास्टिंग पेयर्स प्रेजेंट थे। फॉर एग्जांपल सीड शेप थी जिसके दो कंट्रास्टिंग जो पेयर्स थे वो थे राउंड और रिंकल्ड। इसी तरह जो है वो येलो और ग्रीन सीड कलर। उसके अलावा फ्लावर का कलर पर्पल और वाइट। उसके अलावा फ्लावर की पोजीशन, एक्सियल, टर्मिनल एटसेट्रा। ठीक है, प्लांट की हाइट, टाल और ड्वार्फ। डिफरेंट कंट्रास्टिंग पेयर्स जो ट्रेड्स थे वो उसने यूज़ किए। और उसके अलावा जी जितने भी कैरेक्टर्स थे पी प्लांट के, जितने भी ट्रेड्स थे वो सब डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप शो करते थे जी, जो कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बेस है कि डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप कि एक एलील जो है उसमें से या तो डोमिनेंट होती थी या रिसेसिव होती थी दूसरी, या दोनों ही डोमिनेंट होती थी या दोनों रिसेसिव। ठीक है, तो ये सारी जो है वो डिटेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जी पी प्लांट्स जो है वो बायसेक्सुअल हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इजीली हो सकती है। सेल्फ पोलिनेशन भी, ठीक है जी, और प्रीडोमिनेटली सेल्फ पोलिनेटिंग भी है। और मेंडल ने भी जो है वो सेल्फ पोलिनेशन जो है वो बहुत सारी यूज़ की। 10,000 अप टू 10,000 जो है वो प्लांट्स पी प्लांट्स उसने यूज़ किए। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडल ऑर्गेनिज्म स्कैरोमाइसिस सर्विसियाई। बडिंग यीस्ट। यीस्ट जो है वो हमारे पास फंजाई का मॉडल है, फंजाई का जेनेटिक मॉडल है, और इसे हम बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं स्कैरोमाइसिस सर्विसियाई को, जो कि बेकरी आइटम्स में यूज़ होती है। और ये बेस्ट स्टडीड एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म है। सिंपलेस्ट यूकैरियोट है। यूकैरियोट जो है वो हम ऐसे सेल्स को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स जिनमें जो है वो कंप्लीट डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड न्यूक्लियस हमारे पास प्रेजेंट होता है। तो वैसे तो यीस्ट और ह्यूमंस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज नहीं है, लेकिन जो है वो हमारे सेल्स भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं और यीस्ट के भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं। कंप्लीट जीनोम जो है वो इसका अप्रैल 1996 में जो है वो पब्लिश हुआ स्कैरोमाइसिस सर्विसियाई का, और इसके बेस पेयर्स जो है वो गिवन है, और 6,692 जीन्स प्रेजेंट हैं इसमें, कोडिंग जीन्स। और फर्दर जी यीस्ट को जो है वो यूज़ किया जा चुका है जीन्स और प्रोटीन्स के दरमियान जो है वो कनेक्शन चेक करने के लिए कि कौन से जीन्स जो हैं वो फर्दर कौन से प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, कौन से जाके प्रोटीन्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है जी, और वो प्रोटीन्स फर्दर कौन सा जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारे सेल्स में, कौन से फर्दर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये तमाम प्रोसेस स्टडी करने के लिए स्कैरोमाइसिस सर्विसियाई को यूज़ किया जा चुका है। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इसके कौन से ऐसे एडवांटेजेस हैं, तो वही बात कि आल्दो ह्यूमंस और यीस्ट में कोई खास जो है वो कॉमन चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी डीएनए जेनेटिक लेवल पे जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो कुछ मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात कि यूकैरियोटिक सेल है यीस्ट, और इसका भी जो है डीएनए मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड होता है जैसे कि ह्यूमन सेल्स में होता है। ठीक है जी, और बेसिक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ भी शेयर करता है ये ह्यूमन के साथ। और इसकी जेनेटिक मैनिपुलेशन जो है वो आसान है, चीप है एज़ कम्पेयर टू अदर एक्सपेरिमेंट्स, जैसे कि माइस अगर हम यूज़ कर रहे हैं या जेब्रा फिश जैसे हम फर्दर देखेंगे। तो डेनियो रेरियो है जी जेब्रा फिश हमारे पास, या मस मस्कुलस माइस, तो उनकी निस्बत जो है वो इसे पहली बात तो ये चीप है, और दूसरा इसे मैनिपुलेट करना ईजी है। ठीक है जी, इसके जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट करना इजी है। Next, yeast share some genes with humans, so can also be used to test new drugs. क्योंकि यह हम ह्यूमंस के साथ कुछ जीन्स शेयर करते हैं, इसलिए फर्दर जो है वो न्यू ड्रग्स जो बनते हैं उनकी टेस्टिंग के लिए, चेक करने के लिए उन्हें जो है वो यीस्ट पे अप्लाई किया जाता है। उसके अलावा म्यूटेटेड ह्यूमन जीन्स को भी जो है वो यूज़ किया जाता है यीस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करके, और फिर उसके ऊपर फर्दर जो है वो ड्रग टेस्टिंग करके चेक किया जाता है कि ड्रग्स का उन म्यूटेटेड जीन्स के ऊपर कोई इफेक्ट है या नहीं, और वो उसके फंक्शंस को रीस्टोर कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है जी, उसके बाद जो मोस्टली शेयर करते हैं जीन्स जो कि सेम हैं
सिमिलैरिटीज़ शेयर करते हैं ह्यूमंस और यीस्ट में, वो हमारे पास MLH1 जीन है और MSH2, ठीक है। और ये दोनों जीन्स जो है वो ह्यूमन में कोलोरेक्टल कैंसर के लिए कोड करते हैं, कोलोरेक्टल कैंसर के लिए, कॉलन कैंसर के लिए, ठीक है। तो अगर जो है वो हम इन जीन्स की कंप्लीट जो है वो एग्जामिन कर लेते हैं, स्टडी करते हैं इन्हें, तो हमें जो है वो फर्दर इंसाइट्स मिल सकती हैं कॉलन कैंसर से रिलेटेड कि किस तरह जो है वो ये जीन्स जो हैं वो कॉलन कैंसर में रोल प्ले करते हैं और फर्दर एंडोमेट्रियल कैंसर में भी। Next genetic model is Caenorhabditis elegans, which is a nematode worm, ठीक है जी। राउंड वर्म की जो है वो हमारे पास एग्जांपल है ये, और ये भी एज अ जेनेटिक मॉडल यूज़ किया जाता है। सीनोरhabditis एलिगेंस जो कि राउंड वर्म है हमारे पास नीमाटोड, इसे सबसे पहली दफ़ा जो है वो 1960s में स्टडी किया गया था एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। और ये नीमाटोड वर्म जो है वो यहाँ तो मेल हो सकता है या फिर हर्मेफ्रोडाइट मींस बायसेक्सुअल, कि दोनों के दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही जो है वो इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, और या फिर ये कम्प्लीटली मेल हो सकता है, फीमेल जो है वो सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करती। हर्मेफ्रोडाइट्स ऑफ कोर्स जो जिनके पास बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सेल्फ फर्टिलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो है वो मेल ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट हैं, इसलिए जो है वो मेल्स के साथ ब्रीड भी किया जा सकता है। वर्म इज़ मच सिंपलर देन ह्यूमंस, ऑफ कोर्स जो है वो ये सिंपलर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वर्म्स का, और ह्यूमंस जो है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स है उनके अंदर प्रेजेंट, लेकिन फिर भी जो है वो इनके अंदर जो है वो कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, कोई हार्ट नहीं है, बोन्स नहीं है, फिर भी जो है वो इसका मॉलिक्यूलर जो डाटा है, जीन्स है, वो ह्यूमंस के साथ कुछ मैच करते हैं, जिसकी वजह से इसे एज अ जेनेटिक मॉडल यूज़ किया जा सकता है, ठीक है जी। 1000 सोमैटिक सेल्स हम जनरल बॉडी सेल्स को कहते हैं, जो जर्म सेल्स यानी कि सेक्स सेल्स के अलावा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। तो वो सेल्स जो है इसके अंदर 1000 प्रेजेंट है, और उसके अलावा नर्व सेल्स और जर्म सेल्स भी प्रेजेंट हैं। और जर्म सेल्स जो है वो हम उन सेल्स को कहते हैं जो कि गुनेड्स यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस जो है वो सी एलिगेंस का पब्लिश किया गया 1998 में, और 100 मिलियन बेस पेयर जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट हैं, और इसके अलावा जो है वो सिमिलर नंबर ऑफ जीन्स जो इसके अंदर ह्यूमंस के साथ जो मिलते हैं वो 20,500 जीन्स ऐसे हैं जो कि सिमिलर हैं ह्यूमन जीनोम से। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि किस तरह जो है ये बेनिफिशियल जेनेटिक मॉडल है, तो चीप है और लार्ज नंबर में जो है वो बैक्टीरियल प्लेट्स पे ही इसे ग्रो कराया जा सकता है, ठीक है जी। और उसके अलावा जी इसके हेल्दी कल्चर्स जो हैं, यानी कि अगर ग्रो करवाया जा चुका है एक दफ़ा तो फ्रोज़ किए जा सकते हैं, फ्रीज़ किए जा सकते हैं, और फ्रोज़न कल्चर्स जो हैं वो डीफ्रोस्ट करने के बाद दोबारा यूज़ किए जा सकते हैं। सी एलिगेंस जो है वो 1000 एग्स एवरी डे लेज 1000 एग्स एवरी डे, और शॉर्ट लाइफ स्पैन है, 2 वीक का जो है वो इसका लाइफ स्पैन है, इसलिए जो इसे फॉलो अप करके फर्दर जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो स्टडी किया जा सकता है इसकी डेवलपमेंट को और जेनेटिक्स को। स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, सो इट इज़ कन्वीनियंट टू कीप इन लैब, इजी टू हैंडल। और जी पूरी लाइफ में दिस वर्म इज़ ट्रांसपेरेंट, और इसका जो बिहेवियर है इंडिविजुअल सेल का बिहेवियर उसे जो है वो स्टडी किया जा सकता है थ्रू आउट इट्स डेवलपमेंट, ठीक है जी। क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो सब जो है वो विजिबल होगा कि सेल के अंदर जो है वो कौन कौन से प्रोसेसेस या किस किस तरह से जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। एनाटॉमी और डेवलपमेंट दोनों की दोनों इसकी जो है वो माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी की जा सकती हैं। और जी यूनिक फीचर क्या है इसका कि इसके सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं इस तरह कि हर सेल जो है वो ट्रैक किया जा सकता है एम्ब्रियो तक, कि कौन सा सेल जो है फर्दर जब एम्ब्रियो फर्दर सेल्स में डिवाइड होता जाता है फर्दर, और आगे जाके स्पेसिफिक जो है वो हमारे पास सेल्स बन जाते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उन्हें ट्रेस बैक किया जा सकता है कि वो एम्ब्रियो के कौन से सेल से जो है वो इसके कौन से वाले स्पेसिफिक सेल्स बने हैं आफ्टर डेवलपमेंट। बहुत से ऐसे सिग्नल्स जो हैं वो मॉलिक्यूलर सिग्नल्स जो इसकी डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, वो ह्यूमंस के जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो हैं ह्यूमंस जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी वो सिग्नल्स प्रेजेंट हैं, वो मॉलिक्यूलर सिग्नल्स जो इसकी डेवलपमेंट के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा इसकी म्यूटेंट फॉर्म्स को जो है वो जीन फंक्शंस स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे सी एलिगेंस यानी कि सीनोरhabditis एलिगेंस के बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं
जो कि जिनके काउंटर पार्ट्स जो हैं वो ह्यूमंस में भी प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से जो है ह्यूमन डिजीज़ को भी इजीली जो है वो स्टडी किया जा सकता है इस मॉडल पे। और इसके म्यूटेंट्स जो हैं वो उसे हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, कंजेनिटल जो है वो हम ऐसी डिजीज़ को कहते हैं जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है जी। उसके अलावा किडनी डिसऑर्डर्स को भी स्टडी किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ सी एलिगेंस म्यूटेंट्स। और उसके अलावा पोटेंशियल ड्रग्स यानी कि जो न्यू ड्रग्स हमारे पास आते हैं उनका जो है इफ़ेक्ट चेक करने के लिए जो फर्दर डिजीज़ के डिफरेंट डिजीज़ के लिए जो न्यू ड्रग्स मार्केट में आते हैं उनका इफ़ेक्ट चेक करने के लिए उन पर्टिकुलर डिजीज़ पे जो है वो सी एलिगेंस को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा एपोप्टोसिस जो है वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ का प्रोसेस, उसे स्टडी करने के लिए भी जो है वो सी एलिगेंस को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा कैंसर, डायबिटीज़ और बहुत सारी और डिजीज़ और एजिंग के इफ़ेक्ट को भी स्टडी करने के लिए सी एलिगेंस यूज़ किया जाता है। अभी तक जो है वो हमने जेनेटिक मॉडल्स डिटेल में स्टडी किया है। अब हम जो है वो रिमेनिंग मॉडल्स को सिर्फ जो है वो जनरल सा देखेंगे कि वो किस लिए यूज़ होते हैं, ठीक है जी। न्यूरोस्पोरा करेसा जो है हमारे पास ब्रेड मोल्ड है, ये भी हमारे पास फंजाई का एक और जेनेटिक मॉडल है, ठीक है जी। और ये हमारे पास ये यूज़ होता है न्यूरोस्पोरा करेसा माइटोकॉन्ड्रिया की जो है वो बायोलॉजी स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रिया की जेनेटिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया की बायोलॉजी और बायोकेमिकल अप्रोचेस को। नेक्स्ट है जी जीमेज कॉर्न प्लांट का जो है ये जेनेटिक मॉडल है और इसे जो है वो यूज़ किया जाता है प्लांट के डेवलपमेंटल फिजियोलॉजी, एपिजेनेटिक्स, पेस्ट रेजिस्टेंस, हेटेरोसिस, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस और कंपैरेटिव जीनोमिक्स को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट इज अरेबिडोप्सिस थैलियाना, ये भी जो है हमारे पास प्लांट का जो है वो जेनेटिक मॉडल है और इसे जो है प्लांट साइंस, जेनेटिक्स, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज डेनियो रेरियो विच इज़ द ज़ेब्रा फिश, ये जो है हमारे पास फिश का जेनेटिक मॉडल है और ज़ेब्रा फिशेस जो हैं दे हैव अ सिमिलर जेनेटिक स्ट्रक्चर टू ह्यूमंस, अप टू 70% ऑफ द जीन्स आर सिमिलर विद अस, सो दे आर आल्सो बीइंग यूज्ड एज अ important genetic model. नेक्स्ट इज Xenopus tropicalis वेस्टर्न क्लॉड फ्रॉग, ये जो है हमारे पास एम्फीबियन का जेनेटिक मॉडल है, ठीक है जी। और ये फ्रॉग जो है इसकी भी जो है वो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं ह्यूमन के साथ, Xenopus जीनस की, और ट्रॉपिकैलिस जो है इसकी स्पीशी है, ये हमारे पास जो पिक्चर में दिखाई गई है। और ह्यूमन डिजीज़ के लिए जो है वो इसे यूज़ किया जाता है एज अ जेनेटिक मॉडल स्टडी करने के लिए। अभी तक हमने देखी एग्जाम्पल्स ऑफ जेनेटिक मॉडल ऑर्गेनिजम्स, उनके करेक्टर्स और इम्पोर्टेंस। अब हम बात करेंगे मॉडल ऑर्गेनिज्म डेटाबेसेस, एमओडीज, यानी कि जो डेटाबेसेस अवेलेबल हैं मॉडल ऑर्गेनिजम्स की इंफॉर्मेशन के लिए ऑनलाइन हमारे पास, उनकी हम बात करेंगे कि वो किस तरह जो है वो बनते हैं और कहाँ पे अवेलेबल हैं। मॉडल ऑर्गेनिज्म डेटाबेसेस जो हैं वो ऐसे बायोलॉजिकल डेटाबेसेस को हम कहते हैं जिसमें जो है वो सारा का सारा जेनेटिक जो मॉडल्स हैं उन्हें एक्सटेंसिवली जो स्टडी किया जा चुका है, उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उन डेटाबेसेस में अवेलेबल होती है। किस तरह जो है वो कंप्लीट रिसर्चर्स ने जो है वो उनका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और सारे के सारी जीन्स की इंफॉर्मेशन, एक्सपेरिमेंट्स किस तरह उनके ऊपर परफॉर्म किए गए और कौन कौन सी स्टडीज़ जो हैं वो उन मॉडल्स पे हो चुकी हैं, ठीक है। जितना भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो सारे का सारा नोवल हाइपोथेसिस के साथ जो है वो उन डेटाबेसेस में सेव होता है कि किस किस तरह का काम उस मॉडल ऑर्गेनिज्म पे हो चुका है, ठीक है। इससे जो है वो डेटाबेसेस जो है वो आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी पढ़ चुके होंगे कि किस तरह बनाए जाते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है ऑनलाइन, जो है वो डेटाबेसेस हमारे पास बनाए जाते हैं और उससे क्या होता है जी, यूज़र जो है वो एनालाइज कर सकता है अपने रिजल्ट्स को कि एक जो इंडिविजुअल है वो किसी भी मॉडल ऑर्गेनिज्म पे काम करने का सोच रहा है तो उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी अवेलेबल है वो उन डेटाबेसेस से जो है वो ले सकता है, वहाँ से सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टडी कर सकता है पहले और उसके बाद जो है वो फर्दर अपना एक्सपेरिमेंट प्लान कर सकता है। मॉडल ऑर्गेनिज्म डेटाबेसेस के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी का जो है मिक्सचर है। ऑफ कोर्स बायोलॉजी यानी कि सारे की सारी इंफॉर्मेशन उस इंडिविजुअल की और विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो उन डेटाबेसेस में सेव की जाती है
और मॉडर्न बायोलॉजिकल और मेडिकल रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट लेती है जी इन डाटाबेसिस से, किस तरह सारी की सारी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को किसी भी वक्त जो है वो इंटरप्रेट किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है, डीकोड करके जो है वो अगेन रीयूज़ किया जा सकता है। ठीक है जी। रिसर्च कम्युनिटीज़ जो है वो फ्लड्स ऑफ डाटा जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं, इंक्रीजिंगली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्सिटी का, यानी कि राउंड द ग्लोब जो है वो हर तरह एक तरह की डिजीज़ के ऊपर राउंड द ग्लोब बहुत सारे लोग एट अ टाइम काम कर रहे हैं। ठीक है, एक ही मॉडल जेनेटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर राउंड द ग्लोब एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटाबेसिस में प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे जो है वो हेल्प हो जाती है नेक्स्ट काम करने वालों के लिए, जो है वो पुरानी इन्फॉर्मेशन से वो जो है वो गो थ्रू हो सकते हैं और फिर नेक्स्ट जो है वो उसकी जो इनसाइट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर काम नहीं हुआ वो उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है जी। और इन एमओडीज़ के अंदर जो है वो वाइड वेराइटी ऑफ सोर्सेस से जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है इन अ कम्प्रीहेंसिबल मैनर और फ्रीली अवेलेबल है जी ये सबको सारी पब्लिक को वाया इंटरनेट। ठीक है जी। इंटरनेट से जो है वो आप ले सकते हैं। हर जेनेटिक जो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास उसका सेपरेट डेटाबेस मौजूद है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि हमने बात की मस मस्कुलस की, ठीक है, तो मस मस्कुलस का सारा इंफॉर्मेशन मस मस्कुलस के सेपरेट एमओडी यानी कि मॉडल ऑर्गेनिज्म डेटाबेस में अवेलेबल है, इसी तरह बाकी सारे जेनेटिक ऑर्गेनिज्म का। ठीक है जी। तो इससे जो है वो रिसर्चर्स को हेल्प होती है कि वो किस तरह जो है वो इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो डेट वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। आज हमने जो है पढ़ा मॉडल ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होते हैं और उन्हें क्यों यूज़ किया जाता है जेनेटिक रिसर्चेज में। ठीक है, किस किस तरह के जो है वो मॉडल ऑर्गेनिज्म अभी तक हम यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, और हाफ जो हैं उनकी हमने डिटेल जो है वो स्टडी की और कुछ को जो है वो हमने सिर्फ जनरल देखा कि वो किस किस तरह जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जेनेटिक रिसर्च में। ठीक है जी। उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखे हमने कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो उन्हें जो है वो एज अ जेनेटिक मॉडल जो है सूटेबल बनाते हैं, और एंड पे जो है वो हमने स्टडी किए मॉडल ऑर्गेनिज्म डेटाबेसेस। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।